खाने पीने के सामान सहित कच्चे तेल और कॉटन की कीमतों में भी अचानक उछाल देखने को मिला है। अगर आप इस हफ्ते और इस महीने के प्राइसेस देखें तो हमने सभी जगह यहां पर तेजी आते हुए देखी है। अगर चीनी और सोया की बात की जाए तो ये करीब करीब 4 हफ्ते के हाइस पर कारोबार कर रहे हैं। पाम तेल 4 महीने के हाइस पर काम कर रहा है और चावल की कीमतों में भी हमने 5 से 15% तक की यहां पर तेजी आते हुए देखी है। कच्चे तेल के साथ ही खाने के तेल में भी लगातार बढ़त देखने को मिली है। पाम तेल 4 महीने के हाइस पर है। खाद्य तेल महंगाई के पीछे क्या कारण है, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अदानी विल्मर के चेयरमैन दौरब मिस्त्री। मिस्टर मिस्त्री, बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए। सबसे पहले पाम तेल पर ही बात करते हैं, जहां पर 4 महीने की ऊंचाई पर प्राइसेस हैं। कीमतों को लेकर अब यहां पर क्या व्यू है, चाहे वो रशिया यूक्रेन का युद्ध है, एल निनो है, देश में मजबूत मांग है, कैसे देखते हैं आप आउटपुट और प्राइस आउटलुक यहां से? देखिए मनीषा, मैंने मार्च महीने में कुआलालंपुर में मेरी प्राइस आउटलुक की पेपर में बताया था कि इस साल जो कि एल नीनियो का साल है और जैसे हम क्लाइमेट चेंज का मुकाबला कर रहे हैं, तो ये दो बड़े फैक्टर के लिए हमें मंदी में नहीं रहना चाहिए और ये साल पूरा साल तेजी का ही समय चलेगा। और जैसे बताया था वैसे ही हो रहा है। एल नीनियो अब 2 महीने पीछे है, यानी कि एल नीनियो की जो इफेक्ट होने वाली है फसलों पर, क्लाइमेट पर, बारिश पर, वो अब अगस्त सितंबर में होगी, जुलाई में नहीं हुई। तो इससे पाम में काफी प्रोडक्शन में हानि आएगी। और सारी दुनिया में भी आप देखिए, नॉर्थ अमेरिका देखिए, वहां की जो हमें बिल्कुल यकीन था कि बड़े बड़े क्रॉप्स होने वाले हैं, अब वहां भी प्रॉब्लम है। तो ये बताता है कि ये माहौल है, ये तेजी का माहौल बन रहा है और यहां से दाम और काफी बढ़ सकते हैं। राइट। जब आप ये कहते हैं कि भाव यहाँ से और काफ़ी हद तक चढ़ सकते हैं, तो किस तरह की तेज़ी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं? और जो ये पाम तेल की तेज़ी है, इसका दूसरी कॉम्पिटिटिंग वेजिटेबल ऑयल्स पर क्या असर पड़ेगा? एक्सपेक्टेशन है कि सोयाबीन 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 तेल के फ्यूचर्स और सोयाबीन तेल के कैश भाव में काफी बड़ा फर्क है बेसिस के हिसाब से। लेकिन अगर आप कैश भाव देखें तो मेरे ख्याल से कम 10 या 15% की बढ़ाई सोयाबीन्स में, सोयाबीन तेल में, पाम तेल में आ सकती है। जैसे कि मैंने मेरा लॉन्ग टर्म फोरकास्ट दिया था मार्च के महीने में कि इस साल पाम के दाम बुर्सा मलेशिया फ्यूचर्स थर्ड मंथ मलेशियन रिंगिट में 4,000 से 5,000 रिंगिट के अंदर में चलेंगे। तो अब 4,000 हम पार कर चुके हैं और मेरे ख्याल से भाव और भी बढ़ते रहेंगे। ये मंदी का माहौल बिल्कुल नहीं है और लोगों को जाग उठना चाहिए और देखना चाहिए क्या हो रहा है अपने अपने आगे पीछे, और रिस्क मैनेजमेंट के कदम उठाने चाहिए। एक और चीज़ जो यहाँ पर ऐड कर सकती है इंडियन मार्केट्स के लिए दौरव, वो ये है कि इंडियन इंपोर्ट हमने यहाँ पर बढ़ता हुआ देखा है। अगर हम जून इंपोर्ट्स देखें तो मई के कंपैरिजन में काफ़ी हाई थे। जुलाई के जो इनिशियल नंबर्स आए हैं वो भी ऑन द हायर साइड यहाँ पर लग रहे हैं। अगस्त से अब यहाँ पर फेस्टिवल शुरू हो जाएंगे। क्या अनुमान है आपका भारतीय मांग को लेकर आने वाले कुछ महीनों में? इंडिया के इंपोर्ट्स बढ़ते रहेंगे और मेरे ख्याल से रिकॉर्ड इंपोर्ट होगा इस साल। 16 मिलियन टन की इंपोर्ट हो सकती है। इंडियन डिमांड इज वेरी गुड। देखिए, सारे रीजन में अगर एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है कि जहां की इकोनॉमी अच्छी तरह तरक्की कर रही है, जहां प्रॉस्पेरिटी है, जहां के लोग जोर से अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं, तो ये हिंदुस्तान है। और इस प्रॉस्पेरिटी का, इस इकोनॉमिक एक्टिविटी का नतीजा होगा कि हमारे यहाँ कंजम्पशन भी अच्छा रहेगा। दाम बढ़ते रहेंगे लेकिन लोगों की आमदनी भी बढ़ती रहेगी और कंजम्पशन जो कि बहुत बहुत ही कम लेवल पे है वो अब वापस रिकवर करता रहेगा। और इसलिए इंडिया के इंपोर्ट अच्छे रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। और आई एम अफ्रेड इंडिया में जो हम फूड प्राइस इन्फ्लेशन कहते हैं या महंगाई कहते हैं, ये महंगाई का हमको सामना करना पड़ेगा। इंडिया में इन्फ्लेशन काफी बढ़ेगा, खास तौर पे फूड आइटम्स में। और आगे 3-4 महीनों में सरकार को इस बारे में काफी सतर्क रहना पड़ेगा।
सुधीर, अब आप ये कह रहे हैं कि फूड प्राइस इन्फ्लेशन अगले 2-3 महीने में भारत में काफी बढ़ सकता है और रिकॉर्ड इंपोर्ट खाने का तेल इंडिया आगे करता हुआ नजर भी आएगा। कुछ महीने पहले हम देख रहे थे कि सरकार ने जो तेल की कंपनियां हैं भारत बाजार में, उन्हें कहा था कि रिटेल की कीमतों में वो कम करें, ऐसी हिदायत दी गई थी। रिटेल कीमतें और किसानों को एक साथ कैसे बैलेंस यहाँ पर सरकार आपको करती हुई नजर आ रही है? जी, सरकार को भी इसका सामना करना पड़ेगा। जो कंपनियां हैं जिनके पास अच्छे ब्रांड्स हैं, उनको हानि नहीं होगी, क्योंकि ब्रांड कॉन्शियस कंज्यूमर थोड़ा बहुत प्रीमियम भी दे सकता है। और मैं आपको बता दूं पहले ही कि मैं अदानी विल्मार का चेयरमैन हूं, और ये हमको डिस्क्लोजर करना अवश्य है। तो ब्रांडेड प्रोडक्ट वालों को उतनी हानि नहीं होगी, लेकिन जो लोग के ब्रांड स्ट्रांग नहीं है, उनके लिए दाम बढ़ाने के लिए, प्राइस इंक्रीज के लिए काफी काफी तकलीफ हो सकती है। बाय एंड लार्ज आपने जो कहा वो सही है कि पिछले क्वार्टर में फूड कंपनीज की रिजल्ट इतनी अच्छी नहीं आई, क्योंकि ये लोग तैयार नहीं थे तेजी के लिए, और इनकी कॉस्ट बढ़ गई और इनकी सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ी। अब ये एडजस्टमेंट हो रहा है, चल रहा है अब बाजार में, और आगे आते हुए क्वार्टर्स में इनकी वर्किंग बहुत अच्छी होगी मेरे ख्याल से। हम्म एक और चीज है, रूस यूक्रेन की ग्रेन डील सस्पेंड होना, एल निन्यो का भी यहाँ पर आना, जो आपने कहा 2 महीने से देर ही सही, लेकिन आगे जाते हुए कौन सी यहाँ पर बड़ी समस्या है? क्योंकि अगर भारतीय बाजारों में देखा जाए तो हमने यहाँ पर चावल का एक्सपोर्ट बैन होते हुए देखा, गेहूं में, शुगर में रिस्ट्रिक्शंस आई हैं। अब माना यह जा रहा है कि गेहूं पर कुछ और भी आगे जाके प्रोहिबिशन या रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं। तो क्या एक बड़ी दिक्कत है यहाँ से अब आगे जाते हुए जिसके ऊपर सरकारों को नजर रखनी होगी? बिल्कुल ठीक, उस चीज का प्रीमियम उतना ही नहीं होगा जितना कि हमने सन 2022 में देखा, लेकिन इस साल की सबसे बड़ी खतरनाक समस्या है एल निनियो। और आप देखिए नॉर्थ अमेरिका में यहाँ के किसानों ने जितनी बोई करनी थी उतनी नहीं की सोयाबीन की। तो ये 2 नए फैक्टर आए हैं जिससे कि इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा। जिस तरह की आपने यूक्रेन और रशिया का बताया, मेरे ख्याल से दुनिया ने अब तक ये हासिल नहीं किया है कि ये कितनी बड़ी समस्या अब वापस उभर रही है। क्योंकि अगर रशिया ने यूक्रेन का एक्सपोर्ट बंद कर दिया तो ये यूक्रेन वाले चुपचाप नहीं बैठने वाले हैं, ये लोग रशिया का एक्सपोर्ट बंद करवा देंगे। आप देख लीजिए, एक यूक्रेन ड्रोन जाके एक गेहूं की शिप को लगता है और शिप डूब जाती है, तो ये सारे के सारे रशिया के गेहूं के एक्सपोर्ट बंद हो जाएंगे। और रशिया दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं एक्सपोर्टर है। तो आप सतर्क रहकर देखिए कि ये रशिया यूक्रेन का मामला वापस तेजी का सामान बन सकता है बाजार के लिए। ऑलराइट। दरअसल साथ ही साथ खाने के तेल की बढ़ती कीमतें और इस इंडस्ट्री के आउटलुक पर अब आपका क्या नजरिया है? ओवरऑल इंडस्ट्री आगे जाके कैसी रह सकती है? जैसे हम अभी बात भी कर रहे थे कि जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं ज्यादातर खाने के तेल की कंपनीज के, वो बहुत बेहतरीन नहीं रहे। हमारी एडिबल ऑयल इंडस्ट्री काफी काम जोर से लगा रही है मस्टर्ड प्रोडक्शन और पाम प्रोडक्शन हिंदुस्तान में बढ़ाने के लिए, और उसका डिफरेंस, उसका सक्सेस भी हम थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं। लेकिन ये बहुत स्लो प्रोग्रेस रहेगा। मस्टर्ड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमको 10 साल चाहिए, पाम प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमको 10 साल चाहिए। तो ये प्रोग्रेस, तरक्की जारी रहेगी। जहां के प्राइस आउटलुक का सवाल है, मेरे ख्याल से यहाँ से भाव 10% तो बढ़ सकते हैं बिटवीन नाउ और दिसंबर। शायद 10% से ज्यादा भी बढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने रेंज बताया, पाम में 4000 से 5000 रहेंगे, अब तो हम सिर्फ 4000 पार कर चुके। अब तो बड़ी हमारे सामने काफी बड़ा माइलेज है। तो हमको तैयार रहना चाहिए कि भाव ज्यादा बढ़ने वाले हैं। और आप देखिए, मैं डॉलर के भाव की बात कर रहा हूं और डॉलर वीक होता जा रहा है। इतिहास में आप हमेशा देखिए, जब भी डॉलर वीक होता है तो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के भाव बढ़ते जाते हैं, और इस साल भी मेरे ख्याल से वैसा ही होने वाला है।
ऑलराइट, तो यानी कि इन्फ्लेशन यहाँ से बहुत जल्दी जाती हुई नजर नहीं आ रही। ज्यादातर खाने की चीजों के दाम बढ़ते हुए नजर आए हैं और जैसे दौरब कह रहे हैं कि यहाँ से भी 10% की तेजी है साल खत्म होने से पहले आप पाम, सोया जैसी खाने के तेलों में यहाँ पर देख पाएंगे। दौरब एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम कमोडिटीज पर अपनी राय भी देने के लिए। तो वो हाल है एडिबल ऑयल इंडस्ट्री के इन्फ्लेशन कंसर्न्स की और क्या कुछ मेजर्स यहाँ पर सरकार ले सकती है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो जो अपने जोड़ेंगे अपने एक्सपर्ट्स को, अपने साथ लेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। आपका स्वागत है और एक ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर त्योहारों में लोगों को सस्ता गेहूं मिले इसके लिए सरकार गेहूं के आयात ड्यूटी में कटौती कर सकती है। मेरे साथ मेरे सहयोगी असीम मनचंदा हैं। असीम, पहले भी हमने देखा है कि सरकार ने यहां पर एक्सपोर्ट बंद कर दिया है, खुले बाजार में गेहूं बेच भी रहे हैं। इंपोर्ट करने की बात यहां पर काफी समय से है और सरकार शायद इसे क्लियर भी कर दे, लेकिन कितना प्रोबेबल और फीजिबल ये यहां पर होने वाला है? कितने देशों में एज ऑफ नाउ हार्वेस्टिंग है? कब तक ये गेहूं आ सकता है अगर सरकार ऐसा करती भी है तो? एज ऑफ नाउ क्या इसे सिर्फ मेजर के तौर पे देखें या आपको लगता है इस पर इसका कोई जमीनी इम्पैक्ट भी पड़ता हुआ दिखेगा? देखिए, जमीनी इम्पैक्ट इसका हो सकता है, लेकिन ये भी बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर मैं पिछले एक हफ्ते की बात करूं तो गेहूं के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन सरकार ये मेजर उठाने की तैयारी कर रही है। खासतौर पर अगर मैं भारतीय बाजारों की बात करूं तो गेहूं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर पिछले 2 महीने की बात की जाए, जब गेहूं बाजारों में नई नई आई थी, तब इस एमएसपी से नीचे गेहूं के दाम पहुंच गए थे और उसके बाद लगातार बढ़ोतरी होती देखने को मिल रही है। 8% तक दाम बढ़े। सरकार ने उस वक्त जब 2300 रुपए दाम पहुंचे तो सरकार ने उस वक्त स्टॉक लिमिट लगाई थी और ये भी घोषणा की थी कि सरकार जो ओपन मार्केट सेल स्कीम्स के जरिए खुले बाजारों के अंदर गेहूं बेचेगी। तो वो सरकार ने दोनों कदम उठा लिए, लेकिन उसके बावजूद गेहूं की कीमतों में कोई भी कमी देखने को नहीं मिली। अगर मैं आज की बात करूं तो आज दिल्ली की मंडियों के अंदर 2400 से 2500 रुपए प्रति क्विंटल कीमतों गेहूं जो है वो मिल रहा है। तो और आने वाले दिनों में ये खासतौर पे कि इसका प्राइसेस और बढ़ सकते हैं। त्योहारी सीजन की शुरुआत होने वाली है, डिमांड काफी ज्यादा निकल करके आ रही है। जो भी मिलर्स है वो इसकी डिमांड करे तो प्राइस जल्दी ही इसके जैकअप हो सकते हैं। तो सरकार इसके ऊपर खासतौर पे विचार करेगी क्या लोगों को राहत दी जा सकती है। तो गेहूं पर इंपोर्ट ड्यूटी कट करने पर भी एक विचार किया जा सकता है। खासतौर पर अभी गेहूं पर 40% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, तो उसको सरकार अगर फिलहाल आने वाले दिनों में यानी कि 1 से 2 हफ्ते के अंदर अगर घटा देती है तो त्योहारी सीजन के दौरान गेहूं यहाँ पर आ सकता है। और ये भी बता दूं कि रशिया ने भी संकेत दिया कि उनके यहाँ प्रोडक्शन अच्छा हुआ है और वो गेहूं के एक्सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है। तो कई सारे विकल्प सरकार इस वक्त तलाश रही है गेहूं की कीमत, ताकि लोगों को त्योहारी सीजन के अंदर गेहूं सस्ता मिले। एब्सोल्युटली, तो एक और स्टेप यहाँ पर सरकार की तरफ से आता हुआ। बहुत शुक्रिया असीम साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर हमारे साथ प्रो इंटेलीरेड के फाउंडर दिनेश सोमानी हैं और मोतीलाल ओसवाल के किशोर नारने भी अब यहाँ पर जुड़े हैं। दिनेश जी, आपसे भी जानना चाहेंगे अगर आपने यहाँ पर एग्री कमोडिटीज में ट्रेड्स देखे हों, क्योंकि सब एक दो चीजें ही नहीं, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा पैक यहाँ पर भागता हुआ नजर आया है। चाहे वो खाने के तेल हैं, पल्सेस हैं, गेहूं हैं, मसाले हैं, गुआर है, सभी में यहाँ पर तेजी है। कोई टॉप ट्रेड्स यहाँ पर निकल के आते हों? जी बिल्कुल, प्राइसेस नीचे से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। सारे काउंटर्स ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कपास एक ऐसा काउंटर है जिसमें अभी भी तेजी आना पॉसिबल है। इंटरनेशनल मार्केट अगर देखो तो वो $84-85 के अराउंड बहुत देर से ओवर कर रहा है। $87 क्रॉस करते से मुझे लगता है कि $94 इसमें अपसाइड देखने मिल सकता है। और इंडिया में भी जो प्राइसेस अभी जो 1550 के आसपास ट्रेड हो रही है, मुझे लगता है 1600 के आसपास तुरंत देखने मिलेगी। तो सबसे सेफ काउंटर मुझे कपास एज ऑफ नाउ लगता है। हल्दी ऑलमोस्ट नीचे से डबल हो चुकी है, जीरा ऑलमोस्ट नीचे से डबल हो चुका है, धनिया भी 2000 रुपए नीचे से बढ़ चुका है। तो मुझे लगता है सेफ काउंटर अभी कपास है। जी हाँ, इस हफ्ते की अगर बात करें तो कॉटन के भावों में भी 4% का इजाफा है, लेकिन जैसे आपने कहा एक सेफ बाइंग यहाँ पर उभर के आ सकती है। यह हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएस फेड की मीटिंग आज शुरू हो जाएगी, ईसीबी थर्सडे को है, बैंक ऑफ जापान की मीटिंग भी है। किशोर, इन सब इवेंट्स के चलते यहाँ पर प्रेशियस मेटल एज अ सेक्टर को कैसे देखेंगे आप? गुड मॉर्निंग मनीषा। आई थिंक जैसा आपने बताया कि प्रॉब्ली फेड तो एक रेट हाइक तो ऑलमोस्ट मार्केट में डिस्काउंटेड है ही है, बट जैसा पीएमआई नंबर्स आप देखा है कि थोड़ा सा स्लो डाउन है। सो बेसिकली इवन ऑन द डिमांड साइड थोड़ा बहुत कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा भी आने वाला है, तो वो भी थोड़ा सा कमज़ोर आने का चांसेस है। तो उसके वजह से शायद मार्केट ये मान के चल रहा है कि ये लास्ट रेट हाइक होगा यूएस फेड की तरफ से, बट वो शायद मार्केट ये वेट करेगा कि फेड की तरफ से ये सुने कि शायद यहाँ पे कहीं और जो पॉलिसी का मॉनेटरी पॉलिसी का एंड हो सकता है।
बट उसको लेकर एक्चुअली मार्केट थोड़ा सा नर्वस है, तो स्लाइटली गोल्ड नेगेटिव है एंड मेरे हिसाब से आज कल के लिए भी थोड़ा सा वीक ही रहेगा मार्केट। सो गोल्ड बिकवाली करके चल सकता है, डाउन साइड में 59,000 तक आ सकता है गोल्ड। सिल्वर में भी आई थिंक 74,000 के आसपास का डाउन साइड देख सकते हैं। किशोर, क्रूड कैसे देखेंगे आप, जो कि 3 महीने के हाइज पर है $83 के आसपास, यहाँ से क्या सेंस? बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।